हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ एमसीक्यूज हमें देखने में तो बहुत ही कॉमन लगते, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चंस अगर थोड़े ट्विस्ट के साथ पूछे जाएं तो हमें उनका आंसर बताने में तकलीफ होने लगती है। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर संजना सिंह और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज का एक स्पेशल सेशन। आज हम सिर्फ एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उनके पीछे की हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक एमसीक्यू सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बैकग्राउंड है और बहुत से जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं छुपे होते हैं जो एक एमसीक्यू के पीछे। अगर आप सिर्फ आंसर्स याद करते हैं तो आप एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं तो आप किसी भी वेरिएशन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उनके करेक्ट आंसर्स के साथ उनका बैकग्राउंड भी समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि सेम कॉन्सेप्ट से अगर कोई और क्वेश्चन बन जाए तो वो कैसे फ्रेम किया जा सकता है और कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करने में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको बिल्ड करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज का सेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आपने बहुत बार सॉल्व किया होगा। विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रेनेसां? ऑप्शंस हैं द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II, the inventions of printing press by Caxton, the glorious revolution या फिर the defeat of the Spanish Armada। रेस्टोरेशन पीरियड जो कि 1660 में स्टार्ट होता है जब चार्ल्स II वापस आते हैं अपने थ्रोन पे और मोनार्की को रिस्टोर करते हैं। इस पीरियड को लिटरेचर में एकदम डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। यहाँ सीरियसनेस कम हो जाती है और विट, सटायर और रियलिज्म डोमिनेट करने लगते हैं। रेस्टोरेशन ड्रामा स्पेशली कॉमेडी ऑफ मैनर्स सोसाइटी के ऊपर क्लास का जो आर्टिफिशियल बिहेवियर है और जो हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज करता है। तो बेसिकली ये जो पीरियड था ये प्योरिटन स्ट्रिक्टनेस के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। इस एज का जो लिटरेचर है वो इसलिए ज्यादा लिबरल है, बोल्ड है और एंटरटेनिंग भी है। अगर आपको क्वेश्चन है इसके मेजर राइटर्स पर तो आप जॉन ड्राइडन की बात कर सकते हैं, आप विलियम कॉनग्रीव की बात कर सकते हैं। उन्होंने इस टाइम पे सटायर और कॉमेडी का जो पीक था उसको अपनी राइटिंग्स के थ्रू पहुंचाया है। ओवरऑल रेस्टोरेशन पीरियड हमें ये दिखाता है कि लिटरेचर का नेचर कैसे अब पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस के साथ साथ ट्रांसफॉर्म होता रहता है। तो जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। अगला क्वेश्चन है विच पोएट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेफॉर्मेशन एंड बिलोंग्स टू द चौसेरियन एज? चौसेरियन एज का राइटर है, पोएट है और इसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है? आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है जॉफ्री चौसर। तो चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन क्यों कहा गया है? इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए कि रीजन क्या था। चौसर ने अपने वर्क्स के थ्रू, स्पेशली कंटेम्परेरी टेल्स के थ्रू, जो चर्च के करप्शन है और रिलीजियस हिपोक्रेसी है उसको बहुत ही सटली एक्सपोज किया है। उन्होंने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन अपने कैरेक्टर्स जैसे कि द पार्डनर और फ्रायर, इनके थ्रू ये दिखाया है कि रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कितना मॉरल डिक्लाइन आ चुका है। ये रेफॉर्मेशन से पहले की बात करते हैं जब लोग ओपनली चर्च को क्रिटिसाइज करते थे। तो चौसर एक मॉर्निंग स्टार की तरह हैं जो रेफॉर्मेशन के सनराइज से पहले लाइट दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिजाबेथन एज इज ऑफन कॉल्ड एज द गोल्डन एज। ये तो हमें पता है, लेकिन किसके लिए गोल्डन एज थी? ड्रामा के लिए, सटायर के लिए, प्रोज फिक्शन के लिए या फिर लिरिकल पोएट्री के लिए? इसका राइट आंसर है ड्रामा के लिए। लेकिन ड्रामा के लिए एलिजाबेथन एज गोल्डन एज क्यों थी? अगर आपको इस पे क्वेश्चन आ जाए या कोई इन फैक्ट्स में से क्वेश्चन पूछने तो आप क्या करेंगे? इसीलिए आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पढ़नी है। पहले तो एलिजाबेथन एज के बारे में जानें कि इसको गोल्डन एज कहते क्यों हैं। क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन हमें इस एज में देखने को मिलता है कल्चरल, पॉलिटिकल और लिटरेरी डेवलपमेंट्स का, जिन्होंने थिएटर्स को फ्लरिश करने में हेल्प की थी। सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो पैट्रोनेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके रेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नेशनल प्राइड डेवलप हुआ था, जिससे जो आर्टिस्ट थे और जो प्लेराइट थे वो बहुत फ्रीली क्रिएट करने लग गए अपनी स्टोरीज को। दूसरा रीजन है रेनेसां इन्फ्लुएंस। सो ये जो पीरियड है इसमें क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर का रिवाइवल हुआ, जिससे ड्रामा को नई नई थीम्स मिल पाई, जैसे कि ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिटी, एम्बिशन, ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट। इस तरह की थीम्स आपको इन ड्रामास में देखने को मिलेंगी। तीसरा, जो इस टाइम पर पब्लिक थिएटर्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि द ग्लोब थिएटर, ये थिएटर्स कॉमन लोगों के लिए खुले, जिससे ड्रामा सिर्फ एक इलीट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि जो कॉमन मासेस हैं वो उनका भी एंटरटेनमेंट का सोर्स जो है वो थिएटर्स बने। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है द ग्रेट प्लेराइट्स ऑफ एमर्जेंस। अब इसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं? विलियम शेक्सपियर आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, बेन जॉनसन आते हैं। इन्होंने ड्रामा को आर्टिस्टिक हाइट्स पर पहुंचाया। शेक्सपियर के बारे में तो हम जानते ही हैं कि उन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिकल प्लेज में बहुत ही अनमैच्ड एक्सेलेंस दिखाया, जबकि मार्लो ने हीरोइक ट्रेजेडी की डेवलपमेंट की, जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पॉपुलर बनाया,
सो लैंग्वेज भी इस पीरियड में जो है वो काफ़ी रिच और एक्सप्रेसिव हो गई थी। ब्लैंक वर्स का एक्सटेंसिव यूज़ हुआ था जिससे ड्रामेटिक डायलॉग्स बहुत ही पावरफुल और पोएटिक बन गए थे। तो फाइनली जो एलिजाबेथन ड्रामा का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ था वो थी उसकी वैरायटी और उसकी वाइटलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ पोएट्स वर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स? ये तो आपने पढ़ा होगा, आपने सारे नाम भी याद कर लिए होंगे इन सारे पोएट्स के। तो अगर आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिले, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन-कौन से हैं इनमें से? वी कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑप्शन बी मार्लो, ग्रीन एंड पील। अब यूनिवर्सिटी पोएट्स कौन थे इतना तो आपने याद कर लिया होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स के पीछे की हिस्ट्री, इनको क्यों कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। इनको यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सब राइटर्स ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज से एजुकेटेड थे और अपनी लर्निंग को ड्रामा में यूज करते थे। तो इस तरीके से ये लोग बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल थे और इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को एक रिफाइंड और आर्टिस्टिक फॉर्म दिया। इनके जो वर्क्स थे उसमें आपको क्लासिकल नॉलेज देखने को मिलेगी, जैसे कि ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, मिथोलॉजी देखने को मिलेगी, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स थीम्स को इन्होंने इतना क्लियरली अपने वर्क्स में दिखाया है, विच इज वर्थ एप्रिशिएटिंग। इन्होंने ब्लैंक वर्स को पॉपुलर बनाया, स्पेशली क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी जो माइटी लाइन है उसके थ्रू ड्रामा को एक पोएटिक पावर दी। सो शेक्सपियर से पहले ये लोग आए थे और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करके गए थे, जिसके बाद जो लेटर एलिजाबेथन ड्रामा है वो इनकी फाउंडेशंस पे डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैवलियर पोएट्स वर चीफली लॉयल टू, कौन से मोनार्क या चर्च या फिर कौन सी ऐसी इंसिडेंट या एक्टिविटी हुई थी उस एज में जिसके तरफ ये जो कैवलियर पोएट्स थे ये लॉयल थे? तो अगर आपने कैवलियर पोएट्स के बारे में पढ़ा है, बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको इसका आंसर पता है कि वो चार्ल्स फर्स्ट के बहुत लॉयल थे और सिविल वॉर में उन्होंने अपनी लॉयल्टी को बहुत डिस्प्ले किया था। वो खुलकर बोला करते कि वो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं। तो इनको कैवलियर पोएट कहा क्यों जाता है? देखिए, कैवलियर वर्ड का मतलब ही होता है रॉयल साइड का सपोर्टर, जो कि स्टाइलिश हो, कोर्टली हो और लॉयल हो। इनकी जो पोएट्री है उनका टोन काफी लाइट था, ये बहुत ही ग्रेसफुल और एलिगेंट पोएट्री लिखते थे या प्लेस लिखते थे। ये लोग लाइफ के जो प्लेजर्स जैसे कि लव है, ब्यूटी है या वाइन, इंजॉयमेंट, इन सबको सेलिब्रेट करते थे। इनकी पोएट्री में एक इंपॉर्टेंट थीम होती थी कार्पे डियम, मतलब कि सीज द डे। ये मानते थे कि लाइफ शॉर्ट है तो उसे एंजॉय करना चाहिए। ये पोएट्स इनडायरेक्टली जो प्योरिटन स्ट्रिक्टनेस है उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि प्योरिटन स्ट्रिक्टनेस जो है वो लाइफ को सीरियस और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड बना देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following belongs to the metaphysical school of poetry? और अगर आपने नेम्स याद कर रखे हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन है जिनको मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। रिचर्ड क्रैशो एंड एंड्रयू मार्वल। रॉबर्ट हैरिक ये इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं, ये तो कैवलियर पोएट हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे वो तो हमें पता है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री क्या थी हमें ये भी पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम रिवाइज करते हैं। इन्हें मेटाफिजिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो पोएट्री है उसमें बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते थे और जैसे कि लव, सोल, रिलीजन, डेथ या फिर टाइम, इन सारी थीम्स को ये लोग बहुत डीपली एक्सप्लोर करते थे। ये पोएट सिर्फ इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे बल्कि जो थिंकिंग प्रोसेस है पोएट्री का ही पार्ट मानते थे। इनकी पोएट्री में आपको लॉजिक प्लस इमोशंस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो इन्हें बाकी सब पोएट से बिल्कुल अलग बनाता है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स इतने स्पेशल क्यों थे? क्योंकि इन्होंने बहुत सी टर्म्स को पॉपुलर किया, जैसे कि मेटाफिजिकल कंसीट, इसका मतलब है फार फ्रेस्ट कंपैरिजन। ये लोग अनयूजुअल और सरप्राइजिंग कंपैरिजंस यूज करते थे। आपने जॉन डन की पोएम तो पढ़ी होंगी, जैसे कि विंडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, या फिर आपने एंड्रयू मार्वल की पोएम्स भी पढ़ी होंगी। तो इसमें जो मेटाफिजिकल कंसीट है ये साफ देखने को मिलती है। उसके बाद इनकी पोएट्री में विट और इंटेलेक्चुअलिटी, ये दोनों भी रीडर्स को बहुत ही इंप्रेस करती हैं। ड्रामेटिक और बहुत ही एब्रप्ट इनकी ओपनिंग होती है। पूरी पोएम में आपको ब्लेंड ऑफ इमोशन एंड रीजन देखने को मिलेगा और अगर आप इन्हें पढ़ेंगे बहुत डिटेल में तो आपको बहुत फिलोसॉफिकल डेप्थ इनकी राइटिंग में देखने को मिलेगी। ये गॉड के बारे में बात करते हैं, सोल के बारे में, लव, इटर्निटी और एग्जिस्टेंस को भी बहुत डीपली एक्सप्लोर करते हैं। 7th क्वेश्चन, सैमुअल जॉनसन कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स इन, इन्होंने क्या लिखा था जिसमें उन्होंने ये जो टर्म है इसे कॉइन किया था? एंड द आंसर इज द लाइव्स ऑफ पोएट्स, जहां उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की लाइव्स के बारे में भी बात की है। नेक्स्ट इज गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये मे इज एसोसिएटेड विद, ये जो लाइन है ये बहुत ही पॉपुलर ओपनिंग लाइन है एक
इक्वली पॉपुलर पोएम की, तो ये जो लाइन है ये किससे एसोसिएटेड है? एंड द आंसर इज कैवलियर पोइट्री। कि इस लाइन में भी जो कार्पे डिम इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। और ये लाइन जो है ये रॉबर्ट हैरिक की पोएम है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम से ली गई है। इसमें भी ये सीज द डे की ही बात करते हैं, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो। कैवलियर पोएट्स की पोइट्री का जो मेन फोकस था वो यही था कि लव, ब्यूटी, यूथ और एंजॉयमेंट जो है वो लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये लोग कहते थे कि टाइम जल्दी चला जाता है, इसलिए यूथ और अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रोज बड्स जो यहाँ पर है ये वर्ड, ये सिंबलाइज करता है यूथ को, ब्यूटी को। और गैदर का मतलब इन्होंने शायद टू टू फुली एंजॉय दैट मोमेंट से इन्होंने लिया है, नहीं तो वो मोमेंट फेड हो जाएगा। तो शायद इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं ये अपनी पोइट्री के थ्रू, लेकिन मीनिंग वही है, अगेन सीज द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Thomas Gray's Elegy Written in a Country Churchyard represents which school of thought? And the answer is the Graveyard School of Thought. Why? Because इसकी जो setting है वो graveyard या फिर churchyard है, जहाँ पोएट डेथ, मोर्टेलिटी और ह्यूमन लाइफ की जो ट्रांजिशन है उस पर रिफ्लेक्ट करता है। ग्रेवियर पोएट्स जनरली डेथ, मेलनकली, डार्कनेस और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस जो होती है उन पे फोकस करते हैं। ग्रे की जो ये एलेजी है इसमें भी ये सब एलिमेंट्स क्लियरली देखने को मिलते हैं। पोएट सिंपल विलेजर के ग्रेव देखकर ये सोचता है कि ये लोग अपनी लाइफ में पोटेंशियल रखते हैं लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसमें एक बहुत पॉपुलर लाइन है, फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। तो ये लाइन हमें ये दिखाती है कि कैसे जो अननोन लाइव्स हैं वो भी मीनिंगफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट, लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वाज फाउंडेड इन। अब तक तो आपको ये जो टाइम पीरियड है उस पर आइडेंटिफाई हो करना चाहिए कि कौन से जो टाइम पीरियड है वो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड से रिलेटेड है, एंड द राइट आंसर इज 1848। आपको इनके मेजर फाउंडर्स भी पता होंगे। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड का फॉर्मेशन एक रिएक्शन था अगेंस्ट एग्जिस्टिंग आर्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम, स्पेशली जो रॉयल एकेडमी है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली ये लोग रॉयल एकेडमी का जो आर्टिफिशियल राइटिंग स्टाइल था, बहुत ही मैकेनिकल इनको लगता था, तो ये उसके खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि आर्ट में ओरिजिनलिटी और सिंसियरिटी दोनों ही चीज मिसिंग है। इनका बिलीफ था कि जो इटालियन पेंटर्स हैं जैसे कि राल्फ, उनके बाद से आर्ट ज्यादा फॉर्मल और रिजिड हो गई थी। इसलिए ये लोग सिर्फ प्री रैफेलाइट यानी कि रैफेल से पहले के आर्ट की सिंप्लिसिटी, डिटेल्स और स्पिरिचुअलिटी को रिवाइव करना चाहते थे। ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते थे नेचर को, रियलिस्टिक जो डिपिक्शन है उसको करते थे और उनके लिए हर डिटेल इंपॉर्टेंट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्री रैफेलाइट पोएट? आपने इनके नाम याद कर लिए होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन है जो प्री रैफेलाइट पोएट में नहीं काउंट होता है। एंड द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड इस मूवमेंट का पार्ट नहीं थे। उनकी जो पोएट्री थी वो ज्यादा विक्टोरियन सीरियसनेस, मॉरल कंसर्न और इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड थी, जैसे कि डॉवर बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टर्म आर्ट फॉर आर्ट सेक? एंड द आंसर इज वॉल्टर पैटर। ये आर्ट फॉर आर्ट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट था। इसका मतलब है कि आर्ट का पर्पस सिर्फ आर्ट ही है, इसको कोई मॉरल, सोशल या पॉलिटिकल पर्पस से जोड़ना जरूरी नहीं। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आर्ट को जज सिर्फ उसकी ब्यूटी और उसकी एस्थेटिक वैल्यू के बेसिस पर ही किया जाना चाहिए, ना कि उसके मीनिंग या फिर उसकी यूजफुलनेस क्या है उसके ऊपर। ये आइडिया विक्टोरियन एज के उस बिलीफ के अगेंस्ट था जहां लिटरेचर से ये एक्सपेक्ट लोग करने लग गए थे एक्सपेक्ट कि इसके अंदर कोई ना कोई मॉरल लेसन होना चाहिए या फिर सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आइडियाज होने चाहिए। तो आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट जो है वो मॉडर्न एज में आया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर जो पीस ऑफ आर्ट है वो कोई मॉरल लेसनिंग करे, लोगों को कुछ समझाए, सिखाए। वॉल्टर पैटर ने एम्फेसाइज किया कि लाइफ का एम ब्यूटी और एस्थेटिक एक्सपीरियंस को अप्रोच करना है, और ऑस्कर वाइल्ड ने इसे और बोल्डली एक्सप्रेस किया अपने वर्क्स में। इनका एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्ट जो है वो अपनी ब्यूटी के लिए एग्जिस्ट करता है, अपनी यूटिलिटी के लिए नहीं। इसलिए से उससे ये उम्मीद करनी छोड़ दो कि वो आपको कुछ सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्थेटिक मूवमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। ये एस्थेटिक मूवमेंट क्या है और किससे क्लोजली एसोसिएटेड है? द आंसर इज ऑस्कर वाइल्ड। लेकिन एस्थेटिक मूवमेंट है क्या, ऑस्कर वाइल्ड क्यों जुड़े हुए हैं इस मूवमेंट से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो एस्थेटिक मूवमेंट का आइडिया था, जो मेन आइडिया था, वो था आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी आर्ट का पर्पस वही कि सिर्फ ब्यूटी क्रिएट करना है, लेसन्स देना नहीं है। तो इस मूवमेंट ने जो विक्टोरियन सोसाइटी के बिलीव्स थे उनको चैलेंज किया, और एस्थेटिक मूवमेंट के जो सपोर्टर्स थे वो ये भी कहते थे कि आर्ट को सिर्फ उसकी एस्थेटिक ब्यूटी, स्टाइल या फिर फॉर्म के बेसिस पे जज करना चाहिए।
सो ऑस्कर वाइल्ड ने अपने वर्क्स और एसेज में क्लियरली बोला है कि आर्ट का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता और इसीलिए एस्थेटिक मूवमेंट ने एक ऐसा लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट बनाया जो ये मानता था कि आर्ट का मेन एम सिर्फ ब्यूटी और प्लेजर देना है। और ये जो आइडिया है ये सबसे स्ट्रांगली ऑस्कर वाइल्ड ने ही अपने वर्क्स में प्रमोट किया था, इसीलिए ये मूवमेंट जो है ये उनके नाम से एसोसिएटेड है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आज की सेशन से एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एमसीक्यू सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते, दे आर गेटवेज टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सिर्फ आंसर्स याद करेंगे तो आप बहुत ही लिमिटेड रहेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट्स, बैकग्राउंड और कनेक्शन समझ लेंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, डोंट जस्ट प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप ग्रोइंग।